ईस्टर 1916 W.B. येट्स की कालजयी कविता है। इसे आयरलैंड के ईस्टर विद्रोह पर, ईस्टर रिबेलियन पर W.B. येट्स ने लिखा था। इस कविता के जो डिक्शन हैं, कविता के जो शब्द हैं, वो बड़े सरल हैं, लेकिन प्रतीकों का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। और इस कविता का शिल्प इतना अच्छा है कि कविता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें इमेजेस बहुत अच्छी दिखाई गई हैं, एंटीथेसिस का उपयोग बहुत अच्छा किया गया है। तो बहुत ही शानदार कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही कालजयी कविता है। तो इस कविता की एनालिसिस का विश्लेषण आज हम लोग करेंगे। ये कविता प्रारंभ होती है, आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे, कमिंग विद विविड फेसेज फ्रॉम काउंटर और डेस्क अमंग ग्रे 18th century houses. I have passed with a nod of the head, or polite meaningless words, or have lingered a while and said polite meaningless words, and thought before I had done of a mocking tale or jibe to please a companion around the fire at the club, being certain that they and I but lived where mortality is born, all changed utterly, a terrible beauty is born. तो मोटेली का अर्थ होता है एलिजाबेथन काल में जो विदूषक होते थे, जोकर होते थे, वे रंग बिरंगा कपड़ा पहनते थे, तो उसे मोटेली कहा जाता था। ब्रिटेन का जो झंडा यूनियन जैक है, उसमें भी बहुत सारे रंग हैं, उसे मोटेली से व्यक्त किया जा सकता है। ऑल चेंज्ड अटरली, अ टेरेबल ब्यूटी इज बोर्न। तो जैसे कोई बैलेड में कोई बात बार बार दोहराई जाती है, एक रिफ्रेन होता है, एक टेक होती है, कुछ पंक्तियाँ होती हैं जिनको बार बार दोहराया जाता है, तो ऑल चेंज्ड अटरली, अ टेरेबल ब्यूटी इज बोर्न, ये बार बार दोहराई जाने वाली पंक्ति है। येट्स आयरलैंड के स्वतंत्रता के समर्थक थे। आयरलैंड में अधिकांश लोग कैथोलिक हैं और येट्स प्रोटेस्टेंट थे। तो भी येट्स की महानता है कि उन्होंने आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ किया। आयरलैंड की सांस्कृतिक समृद्धि के लिए येट्स ने जितना कुछ किया, बहुत ही कम लोग उतना करते हैं। तो येट्स का साहित्य में योगदान है। इससे इतर जो विलियम बटलर येट्स हैं, वे एक महान व्यक्ति हैं, एक सांस्कृतिक चिंतन वाले व्यक्ति हैं। तो वे आयरलैंड की स्वतंत्रता में पैसिफिस्ट थे, नरमवादी थे, जबकि उनकी दोस्त, उनकी फ्रेंड मॉड गोने, वो एक्सट्रीमिस्ट थी, चरमवादी थी। ब्रिटिश ने बोला था कि जो पहला वर्ल्ड वार है, जो कि 1914 में प्रारंभ हुआ था, तो बोला था कि जब ये समाप्त हो जाएगा तो हम आपको स्वशासन यानी होम रूल दे देंगे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन लोगों ने इतना भी इंतज़ार नहीं किया और विद्रोह कर दिया। तो उन लोगों को फांसी हुई। उसमें येट्स का रकीब माने मॉड गोनी, जो कि येट्स की प्रेमिका थी, उसने जिससे शादी कर ली थी, वो भी
सम्मिलित था। तो इस कविता में एड्स एक द्वंद्व पैदा करते हैं कि जब ब्रिटिश ने कहा था कि हम 18 के बाद, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वशासन होम रूल दे देंगे, तो इतनी क्या जल्दी पड़ी थी। तो इस कविता में बहुत सारे चित्र हैं और एक विचारों का द्वंद्व भी है। तो कविता बहुत ही अच्छी है और इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। एस्टर 1916, W.B. Yeats 1865, 1939। Yeats wrote Easter 1916 on September 25, 1916, यानी जिस साल विद्रोह हुआ था, ईस्टर रिबेलियन हुई थी, ईस्टर का विद्रोह हुआ था 1916 में, उसी साल 25 सितंबर को एड्स ये कविता लिखते हैं। Easter 1916 was published in the poetic volume entitled Michael Robertes and the Dancer in 1921। तो ईस्टर 1916 एड्स के एक संग्रह माइकल रॉबर्टीज एंड द डांसर में 1921 में प्रकाशित हुई थी। माइकल रॉबर्टीज एंड द डांसर 1921। मीटर, बैलेड, मीटर ऑफ इयाम्बिक फीचर्स, इयाम्बिक टेट्रामीटर, देन ट्राईमीटर। तो ये बैलेट का जो मीटर है वो इसमें अपनाया गया है और इसमें पहली लाइन इयाम्बिक टेट्रामीटर की है, दूसरी लाइन इयाम्बिक ट्राईमीटर की है, फिर टेट्रामीटर और ट्राईमीटर है। तो एड्स ने शिल्प की कुशलता दिखाई है, शिल्प की कुशलता बखूबी दिखाई है। तो बैलेड मीटर है, यद्यपि इसे लिरिक भी बोला जाता है। तो इस बैलेड मीटर में इयाम्बिक टेट्रामीटर, फिर ट्राईमीटर, फिर टेट्रामीटर एक क्रम है। द पोएट हैज रिपीटेड द सेंटेंस अ टेरेबल ब्यूटी इज बोर्न एट 3 प्लेसेज एज इफ इट वर अ रिफ्रेन। तो अ टेरेबल ब्यूटी इज बोर्न इस कविता में 3 स्थानों पर, 3 जगहों पर दोहराया गया है, जैसे कि अ टेरेबल ब्यूटी इज बोर्न रिफ्रेन या टेक हो। ऑन ईस्टर डे द रिवोल्यूशनरीज बिहेव्ड डिफरेंटली एंड शोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेलर। यानी ईस्टर के दिन जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा वेलर, साहस, बहादुरी दिखाई। All changed utterly, a terrible beauty is born। तो उनकी इस अदम्य साहस पर विलियम बटलर येट्स लिखते हैं कि सब पूरी तौर पर बदल गया। All changed utterly, a terrible beauty is born। और एक टेरेबल ब्यूटी उत्पन्न हुई। यहाँ टेरेबल ब्यूटी एंटीथेटिक शब्द हैं और ये एक शानदार कविता का उदाहरण है। एन आउटस्टैंडिंग लिरिक, कविता एक बहुत ही अच्छा लिरिक भी है। I have met them close of day, coming with vivid faces from counter or desk among grey 18th century houses। तो ईस्टर 1916 की ये शुरुआती पंक्तियां हैं, प्रारंभिक पंक्तियां हैं कि मैं उनको शाम को मिलता था, उनके स्पष्ट चेहरे मुझे याद आते हैं, वे सामान्य कार्य करते हुए मिलते थे। नाउ एंड इन टाइम टू बी wherever green is worn or changed utterly, a terrible beauty is born। तो ग्रीन ये आयरलैंड का झंडा है,
यानी जहाँ जहाँ आयरिश विचारधारा है वहाँ पर इसका उल्लेख होगा, इनके बहादुरी का उल्लेख होगा। सब पूरी तौर पर बदल गया। एक अदम्य सौंदर्य उत्पन्न हुआ। एक कंक्लूडिंग लाइन है, यानी अंतिम पंक्तियां हैं। नाउ एंड इन टाइम टू बी वेयर एवर ग्रीन इज बोर्न आर चेंज्ड अटरली अ टेरेबल ब्यूटी इज बोर्न। कंक्लूडिंग लाइन्स। That woman's days were spent in ignorant goodwill, her nights in argument, until her voice grew shrill. यहाँ दैट वुमेन कॉन्स्टेंस मार्किवीज के लिए प्रयोग हुआ है। कॉन्स्टेंस मार्किवीज एक क्रांतिकारी थी, तो उस क्रांतिकारी के लिए ये पंक्तियाँ आई हैं कि वो क्रांतिकारी बहुत ही, उसके जो दिन थे वो इग्नोरेंट गुडविल में बीतते थे। अब देखिए एंटीथेटिकल शब्द हैं, इग्नोरेंट गुडविल। कॉन्स्टेंस मार्किवीज। दिस मैन हैड केप्ट अ स्कूल and rode our winged horse. This other, his helper and friend, was coming into his force. He might have won fame in the end. ये पैट्रिक पियर्स के लिए है, एक स्कूल का शिक्षक था, कवि था, स्कूल मास्टर एंड पोएट। और कवि का कहना है कि यदि वो उसकी फांसी न होती, ही माइट हैव वन फेम इन द एंड, तो उसे कीर्ति अवश्य मिल जाती, वो कोई महान साहित्यिक कार्य करता, लेकिन उसकी फांसी हो गई। पैट्रिक पियर्स। So sensitive his nature seemed, so daring and sweet thought. This other man I had dreamed, a drunken vainglorious lout. He had done most bitter wrong to some who are near my heart. Resigned his part in the casual comedy. कैजुअल कॉमेडी ये एक शानदार वाक्यांश है। तो ये पंक्तियाँ जिसमें कि कवि एक निंदा सा कर रहा है, अ ड्रंकन वेन ग्लोरियस लाउट, ए पियक्कड़, तो ये जॉन मैकब्राइड के बारे में है। मैकब्राइड अचीव्ड सक्सेस इन मैरिंग मॉड गोने, तो इनकी प्रेमिका मॉड गोने से जॉन मैकब्राइड ने शादी कर ली थी। तो ये जॉन मैकब्राइड के बारे में ये बातें कह रहे हैं। जॉन मैकब्राइड क्रांतिकारी था और उसकी भी फांसी हुई थी। टू सम हु आर नियर माई हार्ट, तो इसमें जो एक पंक्ति आई है कि वह जो मेरे हृदय के बहुत नज़दीक है, वो मॉड गोने के लिए है। टू सम हु आर नियर माई हार्ट। There have been employed two striking images in the poem. पोएम में दो इमेजेस बहुत ही शानदार प्रयोग की गई हैं, बहुत ही स्ट्राइकिंग हैं, प्रभावशाली हैं। इन वन द रिवोल्यूशनरीज आर रिप्रेजेंटेड एज अ बैरियर ऑफ स्ट्रीम रेज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ अ लिविंग स्ट्रीम। द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म रूलिंग ओवर डब्लिन, तो लिविंग स्ट्रीम एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है जो डब्लिन के ऊपर, डब्लिन आयरलैंड की राजधानी है, उस पर शासन कर रहा था। तो इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद रूपी बहती हुई धारा लिविंग स्ट्रीम में जो
रिवोल्यूशनरीज हैं, क्रांतिकारी हैं, वे अवरोध बैरियर बनते हैं। एक पहली इमेज है। दूसरी इमेज है, इन द सेकेंड इमेज आयरिश लाइफ हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रीम। आयरिश जिंदगी को एक धारा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। पहले में ब्रिटिश साम्राज्यवाद धारा है, दूसरे में आयरिश लोगों का जीवन है। एंड द रिवोल्यूशनरीज एज रॉक्स लाइंग इन द, और जो रिवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो चट्टान के रूप में दिखाए गए हैं जो कि आम जनजीवन की धारा को अवरुद्ध करते हैं। मिडस्ट ऑफ अ स्ट्रीम, तो जो आम आयरिश लोग हैं, जो कॉम्प्लेसेंट हैं, जो उसी में आदी हो गए हैं दास्ता के, तो उनकी इस धारा को क्रांतिकारी अवरुद्ध करते हैं। टेरेबल ब्यूटी इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द रिवोल्यूशनरीज बिहेवियर एज फुल ऑफ टेरेबल ब्यूटी। तो टेरेबल ब्यूटी एक प्रतीक है, एक सिंबल है जो कि क्रांतिकारियों के व्यवहार को व्यक्त करता है। टेरेबल ब्यूटी एंटीथेसिस। वेयर मोटिली इज बोर्न, द क्लॉज वेयर मोटिली इज बोर्न स्टैंड्स फॉर, यानी जो एक वाक्यांश है वेयर मोटिली इज बोर्न, इसका अर्थ है द मेंटल एटमॉस्फेयर ऑफ लाफिंग, जेस्टिंग, बैंटरिंग एक्सेट्रा। तो जो क्रांतिकारी दिखाए गए हैं वे हंसते हुए, मजाक करते हुए, व्यंग करते हुए दिखाए गए हैं। यानी उनके दो रूप थे, एक क्रांतिकारी का रूप था और एक छद्म रूप था कि वे अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ये मोटली से प्रकट की गई हैं। सेकंड, द मेंटल एटमॉस्फेयर इन विच द आयरिश, द इंग्लिश, द स्कॉटिश एंड द वेल्स मेट एज फ्रेंड्स टू वन अनदर। तो आयरिश, इंग्लिश, स्कॉटिश, वेल्स ये अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, लेकिन वे एक साथ मिलते हैं। ये सारे ब्रिटेन में थे। तो उनकी जो मानसिक स्थिति होती थी, मानसिक दशा होती थी, उसे दिखाया गया है मोटली से। दीज टू मीनिंग्स आर बेस्ड ऑन टू प्लॉजिबल मीनिंग्स ऑफ मोटली। मोटली के दो अर्थ होते हैं, एक जेस्टर यानी एक विदूषक होता है, दूसरा अर्थ है क्योंकि एलिजाबेथन काल में विदूषक रंग बिरंगे कपड़ों को पहनते थे, यानी कपड़े में अलग अलग रंगों की पट्टियाँ हुआ करती थी। सेकंड, द ब्रिटिश फ्लैग कॉल्ड द यूनियन जैक ऑफ सेवरल कलर्स, और दूसरा अर्थ इसका ब्रिटेन का झंडा है जिसे यूनियन जैक कहते हैं और जिसमें भिन्न भिन्न रंग होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी कविता है, आप इसे ज़रूर पढ़ें और इसे देखें, इसका आनंद उठाएं। आपने इसे पूरा सुना, धन्यवाद, थैंक यू।